हेलो दोस्तों, एसिड रिफ्लक्स यानी मुंह में खट्टी डकारें आना एक काफ़ी कॉमन समस्या है। काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं। खाना खाने के बाद या कई बार अदरवाइज भी मुंह में एसिड आता रहता है, खट्टी खट्टी डकारें आती रहती है, आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या GERD बोलते हैं। आज हम बात करेंगे ये अगर बीमारी आपको है या नहीं, ये कैसे डायग्नोज किया जाता है, कैसे पता लगेगा कि आपको इसका प्रॉब्लम है या नहीं। ऑब्वियसली किसी भी बीमारी को ट्रीट करने से पहले ये जानना और समझना ज़रूरी होता है कि बीमारी है या नहीं। अगर ऑब्वियसली है और सीवियर बीमारी है तो ट्रीटमेंट करना चाहिए, और अगर माइनर बीमारी है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसे भी डायग्नोज और ट्रीट करना आवश्यक होता है। तो आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, यानी कैसे पता चलता है कि बीमारी है या नहीं। ये टॉपिक में सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। कुछ लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में भी हम बात करेंगे जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक देखिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाएं। सबसे पहले ज़रूरी है एक अच्छी मेडिकल हिस्ट्री, यानी आप पेशेंट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, भाई खट्टी डकारें आ रही हैं क्या, किस टाइम पे आती है, कितने बार आती हैं, खाना खाने के बाद लेटने पर बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है या नहीं है, गले में जलन वगैरह तो नहीं हो रही है, बोलने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है कि एसिड जो है एक्स्ट्रा जो है वो श्वास की नली में चला जाता है, जिसकी वजह से लैरिंजाइटिस हो जाती है, आवाज़ में भारीपन आने लगता है, बोलने में तकलीफ आने लगती है। तो यदि इस तरह का कोई भी सिम्टम्स किसी को है हिस्ट्री वाइज, तो आप जज कर सकते हैं कि व्यक्ति को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन जब डॉक्टर करता है तो भी उसको कई साइंस मिलते हैं, यानी वो मुंह का एग्जामिनेशन करता है तो उसमें अगर उसको कोई छाले वगैरह दिख रहे हैं, श्वास की नली में लैरिंग्स में कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन मिल रही है, अगर वो आपकी अन्य नली के आसपास वाला एरिया दिखता है, वहाँ उसको लालीपन दिख रहा है, वहाँ जलन दिख रही है, अल्सर्स दिख रहे हैं, तो वैसी चीज़ों से कई बार पता चल सकता है कि किसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकता है। ऑब्वियसली अगर व्यक्ति का मोटापा ज़्यादा है, प्रेगनेंसी ज़्यादा है, हर्निएशन का प्रॉब्लम है, तो वैसे लोग को ये बीमारी हो सकती है। तो अगर क्लिनिकल साइंस में ऐसी कोई चीज़ें मिल रही हैं, उसके बेसिस पे भी जज किया जा सकता है कि उसको GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है या नहीं। इसके अलावा पेशेंट को दवा का ट्रायल भी दिया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट क्योंकि इतना ईजी होता है कि 5-10 रुपये की एसिडिटी की जो गोलियाँ आती है वो आप कुछ दिन तक पेशेंट को दे के देखते हो कि उसके सिम्टम्स जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एंडोस्कोपी करना या एंडोस्कोपी द्वारा मैनोमेट्री करना या बाकी जो एडवांस टेस्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो इतने कॉस्टली होते हैं कि उनको करवाना लोगों के लिए मुश्किल चीज़ होती है, खासकर उन लोग के लिए जिनके लिए कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक बार थोड़े दिन मेडिसिन का ट्रायल देके लोगों को देख लेते हैं कि कुछ दिन दवाओं से पेशेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यदि दवाओं का ठीक ठाक इफेक्ट पड़ रहा है और दवाओं से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और पेशेंट को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम चला जाता है, तो उसका मतलब रिफ्लक्स का प्रॉब्लम एटलीस्ट कन्फर्म तो हो जाता है। और फिर ट्रीटमेंट कितने समय तक देना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। पर ये एक अच्छा तरीका है, कई बार जो सिंपल टू ट्रीट बीमारियां होती है उसमें हम ट्रीटमेंट देके ट्राई कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट टेस्ट है एंडोस्कोपी, जिसमें एक दूरबीन जैसी ट्यूब मुंह के रास्ते अन्य नली में डाला जाता है और इसको जहाँ इसोफेजिस का जंक्शन है पेट से इसोफेगस जहाँ कनेक्ट होता है, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रीजन बोलते हैं, वहाँ पे लेके जाके टेस्ट किया जाता है कि वहाँ पे कोई छाले वगैरह तो नहीं है, वहाँ पे कोई अल्सर्स या हाइटस हर्निया वगैरह तो नहीं है, पेट के पोजीशन में कोई अल्सर्स वगैरह तो नहीं है, कोई ट्यूमर कैंसर या गठान वगैरह तो नहीं है, कई पोर्शन में वो नली दब रही है या खिंचाव हो रहा है, वैसा कुछ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप एंडोस्कोपी द्वारा काफ़ी हद तक जज कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपी ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में 8-10 हज़ार जैसा इसका कॉस्ट आता है। सिंपल टेस्ट है, 5-10 मिनट लगता है, पेशेंट को लेटा के बिना अनकॉन्शियस किए थोड़ा सा हल्का सिडेशन करके इसको टेस्ट किया जा सकता है, और इसमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और पता चल जाता है कि पेशेंट को एंडोस्कोपी में कोई अगर अल्सरेशन अगर आ रहे हैं या ऐसा कोई हर्निएशन वगैरह का साइंस मिल रहा है, तो आप जज कर सकते हैं कि उसको GERD का प्रॉब्लम है या नहीं। इसके अलावा इसोफेजियल pH मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें एक मैनोमीटर या एक प्रोब लगा देते हैं जो कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वाले जो पोर्शन है जहाँ पे नॉर्मली एसिड कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो एसिड कंटेंट अगर नहीं होगा तो pH यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो pH वैल्यूज़ होता है वो कंपेरेटिवली pH वैल्यूज़ उसका 7 से ज़्यादा होगा। उसका pH वैल्यूज़ आपको अगर अल्कलाइन तत्व रहता है तो ज़्यादा मिलता है, पर जैसे जैसे वहाँ पर अगर एसिड लीक हो रहा है, पेट का एसिड अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसकी pH वैल्यूज़ गिरने लगेगी। अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। 24 घंटे तक वहाँ पे आप एक प्रोब को लगा के कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, इसको इसोफेजियल pH मॉनिटरिंग बोलते हैं। और उसके दौरान आप ये देखते हैं कि कितने बार उसका pH वैल्यूज़ कम हो रही है। ये एक इनडायरेक्ट सबूत बन जाता है
बताने के लिए कि पेशेंट का वहाँ पे एसिड लीकेज हो रहा है। अगर एसिड लीकेज हो रहा है तो इसका मतलब रिफ्लक्स डिजीज का प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। ये भी एंडोस्कोप द्वारा ही किया जाता है। ये वो मैनोमीटर का प्रोब को एंडोस्कोपी के बाद वहाँ पे छोड़ दिया जाता है अक्सर। इसके अलावा इसोफेजियल मैनोमेट्री की जाती है, जो कि एक एंडोस्कोपी द्वारा की जाने वाली टेक्निक है। इसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसकी टोन कितनी है, वो मसल में कितना ताकत है, वो प्रॉपरली इस एरिया को बांध पा रहा है या नहीं बांध पा रहा है, वो लैक्स तो नहीं है, उसकी टोन को असेस किया जाता है, उसकी ताकत को असेस किया जाता है कि कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन दे पा रहा है। अगर उसकी ताकत कम है यानी वो रिलैक्स हो गया है या वो खराब हो गया है, वीक हो गया है, तो फिर काफ़ी चांसेस है कि पेशेंट को रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम होगा। अगला टेस्ट है बेरियम स्वॉलो एक्सरे स्टडी। इसमें बेरियम नाम का एक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल पेशेंट को खिलाया जाता है और अन्नली में कोई कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह तो नहीं है, कोई ट्यूमर कैंसर वगैरह तो नहीं है या हाइटस हर्निया तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें दिख जाती है। ये थोड़ा सा क्रूड मेथड है। पहले ज़माने में जब एंडोस्कोप्स अवेलेबल नहीं होते तब इसको ज़्यादा यूज़ करते थे। अब इसका यूजेज कंपेरेटिवली कम है, पर फिर भी काफ़ी जगह यूज़ होता है क्योंकि थोड़ा सस्ता होता है, ईजी होता है करने में। खाली एक एक्सरे लेना होता है पेशेंट को बेरियम खिला के, तो उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। हाँ, सूजन कितनी है, अल्सरेशन वगैरह है, वो उतना इजीली नहीं पता चलेगा, पर बेसिक आइडिया आपको इससे मिल सकता है। इसके अलावा इसोफेजियल इम्पिडेंस पीएच मॉनिटरिंग करके टेस्ट है, जो कि थोड़ा सा एडवांस टेस्ट है। इसमें आप अलग अलग पैरामीटर्स जज कर सकते हैं। वहाँ पे मसल की टोन भी जज कर सकते हैं, पूरे एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं और पीएच यानी हाइड्रोजन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके वैल्यूज़ को भी जज कर सकते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने से आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और इसमें आप ये भी असेस कर सकते हो कि एसिडिक फ्लूइड्स के अलावा बाकी नॉन एसिडिक फ्लूइड्स के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अलग अलग फ्लूइड्स और अलग अलग गैसेस के मूवमेंट्स सब कुछ इसमें असेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस मशीन है, एडवांस टेस्ट है, ज़्यादा खर्चे वाला टेस्ट है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि जीआरडी का प्रॉब्लम है या नहीं। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस पर ही ट्रीटमेंट किया जाता है। सिलेक्टेड केसेस में एंडोस्कोपी की जाती है। सिलेक्टेड केसेस में जहाँ डाउटफुल है वहाँ पीएच मॉनिटरिंग की जाती है। और जहाँ आपको हर्निया का या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, सर्जरी करना है या नहीं करना है, वहीं के डिसीजन में मैनोमेट्री की जाती है। ज़्यादातर केसेस में बहुत एडवांस टेस्ट नहीं किए जाते हैं। एंडोस्कोपी से ज़्यादातर आगे ज़्यादातर केस में नहीं बढ़ते हैं। अगर बहुत एडवांस प्रॉब्लम है या जो कि चीज़ नहीं समझ में आ रही है, एंडोस्कोपी में भी नहीं समझ में आ रही है, तो ही एडवांस टेस्ट किए जाते हैं। कुछ सिलेक्टेड केसेस में जहाँ ट्यूमर वगैरह का प्रॉब्लम है या कैंसर वगैरह का डाउट है, वहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई ऐसी चीज़ें भी की जा सकती है। एंडोस्कोपी द्वारा उस एरिया में अगर कोई डाउटफुल पोर्शन है तो उसका टुकड़ा निकाल के उसकी बायोप्सी करके असेस भी कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके अलावा जीईआरडी यानी एसिड रिफ्लक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से एक तरह से जो अन्नली है वो छिल जाती है, उसमें अल्सर्स हो जाते हैं, वहाँ पे थिकनिंग हो जाती है, उसको बैरेट इसोफेगस बोलते हैं, कई बार वहाँ पे कैंसर वगैरह हो जाता है। ये सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए भी ज़्यादातर एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है कि वहाँ पे कुछ है या नहीं, उसको असेस किया जाता है। और अगर किसी केस में कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम या कोई फाइंडिंग मिलती है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस करने का प्रयास किया कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो जीईआरडी का डायग्नोसिस करते हैं और उसमें क्या क्या टेस्ट को किस किस कारणों से यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। इसके अलावा जीईआरडी केसेस में कॉजेज़ क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, सर्जरीज़ कैसी अवेलेबल है, ये सारे ही हमने सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया। ये ज़रूर चेकआउट करें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।